हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देन उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उसके बारे में पढ़ा था। देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमने उसके बाद डिस्कस किया। तो कैथोड रे पार्टिकल जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की थी, जो इम्पोर्टेंट है कि कैथोड रे पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ना ही वो कैथोड के नेचर पे डिपेंड करता है। सिमिलरली एनोड रे पार्टिकल जो है उनका चार्ज और मास का रेशियो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। जो मिनिमम आने वाला है गैस का रेशियो, सॉरी स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो, वो आया था हमारे पास इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देन हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज कंपेयर किया, राइट। तो हम उसका जो रेशियो आया था, देखिए E/m या स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो आया था, सबसे ज्यादा था किसका, इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन अल्फा और देन न्यूट्रॉन। अगर अपन मास का रेशियो कंपेयर करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मास इन सब पार्टिकल में किसका बेटा, अल्फा पार्टिकल का, देन उसके बाद मास होता है न्यूट्रॉन का, देन प्रोटॉन और देन इलेक्ट्रॉन का मास, राइट। ये चीजें हम याद रखेंगे, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट या जो है एटम, उसका रिप्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं। देखिए, कोई भी जनरल एटम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए। यहाँ पे जो जेड होता है दैट इज एटॉमिक नंबर, और ए जो होता है दैट इज मास नंबर। देखिए, मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों में एक डिफरेंस होता है कि मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है, पर एटॉमिक मास जो होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, दैट्स व्हाई वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो है रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सपोज इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम डबल कर दें, प्रोटॉन के नंबर को हाफ कर दें, या न्यूट्रॉन का मास में डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो हमारे पास जो एलिमेंट है या जो एटम है उसके मास में कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन कितने होंगे इस एलिमेंट के अंदर, जेड, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूट्रल एलिमेंट है या न्यूट्रल आयन है या न्यूट्रल एटम है, सॉरी, उसके ऊपर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड के बराबर। किसके लिए, फॉर न्यूट्रल एटम। लेकिन अगर मान लो कोई चार्ज एटम है, फॉर एग्जांपल Na है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 11। अगर मान लो मैंने लिख दिया Na+, तो इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10-1, दैट इज, सो 11-1 दैट इज 10। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं किसके लिए, Z माइनस क्या हो जाएगा, चार्ज, और वो किसके लिए हो जाएगा, फॉर चार्ज आयन, मतलब इनके ऊपर चार्ज है उनके लिए Z माइनस चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसका मतलब कोई भी जो एलिमेंट होने वाला है उसका मास किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास, जैसे अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था 9.1 × 10⁻31 kg, and mass of proton or neutron approximately 1.673 × 10⁻⁻27 kg। मतलब प्रोटॉन का मास 10,000 टाइम्स ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इट मींस हम जब एटम का मास कंसीडर करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास जो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस पे ही डिपेंड करने वाला है, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे पास। देखिए,
ये चीज हमारे पास होगी। चलिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं इसके अंदर। सपोज आपको दे रखा है इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन x2 minus is 16, find number of electron present in x2 plus। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर x2 माइनस आयन के अंदर बोला है प्रोटॉन है 16, तो बताइए x2 प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। चलिए अब बेटा ये हमारे पास जो है x2 माइनस के अंदर आपको प्रोटॉन दे रखे 16। प्रोटॉन मैंने बताया किस पर डिपेंड करते हैं, ओनली ऑन चार्ज, सॉरी एटॉमिक नंबर। तो इसके ऊपर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब इस कंपाउंड का या जो आयन दिया इसका एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आयन कौन सा है, चार्ज स्पीशीज है, इट मींस इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा Z माइनस चार्ज। तो Z माइनस चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, Z है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 16, जितना प्रोटॉन है उतना एटॉमिक नंबर, माइनस कितना चार्ज है बेटा इसके अंदर, किसका निकालना है हमें, इसका निकालना है, चार्ज कितना है 2 प्लस, तो 2 माइनस कर दिया, देन इलेक्ट्रॉन विल बी 40। अगर मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पता करने होते तो क्या हो जाता 16 माइनस माइनस 2, तो ये कितना हो जाता टोटल बेटा 18, राइट। तो हमारे पास जो है कोई भी एलिमेंट के अंदर, या अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कभी x2 प्लस के अंदर निकाल दो इलेक्ट्रॉन, या पूछे x2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, राइट। अब x2 मॉलिक्यूल हो गया, अब x के अंदर देखो एटॉमिक नंबर 16 है, x2 माइनस के अंदर x कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, उसके अंदर भी x क्या हो जाएगा न्यूट्रल, एटॉमिक नंबर 16, चार्ज कितना है 0, तो कितना हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 16 इसके अंदर, तो x2 के अंदर कितना हो जाएंगे बेटा 32 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसी के अंदर। इन C612 एटम, ये आपको दे रखा है, if mass of electron is doubled, इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, उसको हमने क्या कर दिया है आधा कर दिया। क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दो और प्रोटॉन के मास को आधा कर दो, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास, राइट। अब हमें एटॉमिक मास क्या जो मास नंबर है उसके अंदर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कार्बन C612 है, अगर इसके अंदर हम प्रोटॉन देखें तो 6, क्योंकि मैंने अभी एक चीज बताई है कि मास नंबर ओनली एंड ओनली डिपेंड करेगा इस पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिपेंड नहीं करेगा। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, आधा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्रोटॉन है हमारे पास 6, और यहाँ पे न्यूट्रॉन है वो कितने 12 माइनस 6, तो कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितने बेटा 6 होने वाला। अब हमने क्या किया है, प्रोटॉन के नंबर को आधा कर दिया, देखिए क्वेश्चन में, जिसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1/2, तो ये कितना होगा 3। न्यूट्रॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इट मींस न्यूट्रॉन क्या रहे होंगे सेम ही रहे होंगे 6, और इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया है डबल, तो ये कितना हो गए 12, राइट। इसका मतलब अगर हम देखें तो पहले मास नंबर जो था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना था 12, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर नहीं रहा है। बाद में मास नंबर कितना होगा 3 + 6 9, इट मींस हमारे पास क्या हुआ है मास नंबर डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो हमेशा परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल मास क्या है, अब माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज आया बेटा, देखो फाइनल है 9,
इनिशियल था 12/12 इंटू 100, देखिए कितना आ रहा है माइनस 3/4 इंटू 100, मतलब ये कितना हो जाएगा, ठीक है 3/12 इंटू 100 मतलब ये हो जाएगा 1/4, मतलब -25% हमारे पास यहाँ पे चेंज आ जाएगा। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो मास है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो नेगेटिव साइन का मतलब हो जाएगा 25% डिक्रीमेंट या डिक्रीजेस, या अगर प्लस में आता तो 25% मास इंक्रीज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास है मॉड्यूल में, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। सपोज आपको ये टर्म दिया है 8O18, राइट, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है। इसके अंदर क्या किया है, सपोज इसके अंदर आपको दे दिया है न्यूट्रॉन, वो कर दिए हैं डबल, और प्रोटॉन जो है उनको कर दिया 3/4 ऑफ इनिशियल, और इलेक्ट्रॉन को कर दिया है हाफ। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें न्यूट्रॉन डबल कर दिए, प्रोटॉन 3/4 कर दिया है और इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दिया, तो इसके अंदर परसेंटेज चेंज कितना आना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए वही फिर से वही O18, इसमें प्रोटॉन है 8 और न्यूट्रॉन है 18 माइनस 8, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितना हो जाएंगे 10। इलेक्ट्रॉन से कोई काम है नहीं हमें, प्रोटॉन को क्या 3/4, तो प्रोटॉन का 3/4 कितना होगा, देखो 3/4 तो 8 कितना हो जाएगा बेटा 6, राइट। और न्यूट्रॉन को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया है, मतलब न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे 20, राइट। तो पहले मास नंबर था हमारे पास 8 प्लस ये कितना था 18, अब कितना हो गया है 26। तो देखिए परसेंटेज चेंज कितना है यहाँ पर, दैट इज 26 माइनस 18 अपॉन 18, तो ये कितना होगा देखो 8/18, 8/18 इंटू 100, मतलब ये हमारे पास होगा देखो 100/18, पॉजिटिव में आंसर आया, इट मींस मास इंक्रीज हुआ है, देखो 18 से 26 हुआ है, तो कितना हो जाएगा, तो 18 से कितना हो जाएगा 72, 80, 72, 80, 44.44% हमारे पास ये इंक्रीज हो जाए, राइट। इतना हमारे पास मास इंक्रीज हो गया इस एटम, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, बाकी और एग्जांपल एनसीईआरटी वाले आप खुद सॉल्व करना, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए एग्जांपल है an element with mass number 81 contains 31.4% more neutron than proton, ये find its atomic number, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर हमें कैलकुलेट करना है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया है कि मास नंबर है 81 और मान लिया एटॉमिक नंबर कितना बेटा Z, ठीक है। तो किसी भी एटम के अंदर अगर अपन देखें तो प्रोटॉन जो है वो कितने होने चाहिए Z के बराबर, राइट, और न्यूट्रॉन जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे 81 माइनस Z के बराबर न्यूट्रॉन हमारे पास होंगे। पर क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है आपको कि प्रोटॉन जो है सॉरी न्यूट्रॉन जो है वो क्या है 31.4% मोर देन दी प्रोटॉन, मतलब हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के क्या हो जाएगा मास नंबर 81, तो मान लेते हैं कि प्रोटॉन हमारे पास कितने सपोज Z है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, अगर मान लो यहाँ से निकाला जाए तो न्यूट्रॉन कितने हैं 31.4% मोर देन इलेक्ट्रॉन, तो जैसे मान लो एक्स लेते हैं, प्रोटॉन जो है यहाँ पे एक्स, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 31.4% ऑफ एक्स, कितने ज्यादा हो जाएंगे
देखो प्रोटॉन हो गया x, ये हो जाएगा देखो x प्लस 0.314x इज इक्वल टू 81, मतलब हो जाएगा 2.314x इज इक्वल टू 81। x अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो नियरली 35 आ जाएगा, मतलब प्रोटॉन 35 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको आप आगे सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी एटॉमिक मॉडल। चलिए अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एटॉमिक मॉडल। देखिए एटॉमिक मॉडल या एटम के मॉडल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो जैसे ही सबसे पहले हमने माना था एटम जो है वो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पर वो थ्योरी जो है बाद में जाके फेल हो, क्योंकि इसके बाद किसकी डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होके हमारे पास एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस चीज को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एटम के मॉडल्स बना बना के रिप्रेजेंट किए। उसमें सबसे सिस्टमेटिक मॉडल सबसे पहले जिसका आया था वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो था, थॉमसन का मॉडल बहुत सिंपल सा मॉडल था, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि पूरा जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो रेंडमली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको हम बोल सकते हैं कि वो मॉडल जो है एक वाटरमेलन टाइप का मॉडल था, जिसके अंदर पूरा रेड वाला पार्ट जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस उसके अंदर जो सीड्स है वो किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन की तरह, राइट। तो देखिए इस मॉडल क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम is a sphere of uniformly distributed positive charge, ठीक है। atom is a sphere of uniformly distributed positive charge where electron या negative charge is embedded randomly, वो रेंडमली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था या उसमें रखा हुआ था। मतलब ये पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, राइट, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जस्ट लाइक वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं और बाकी जो है वो रेड वाला पार्ट दैट इज द पॉजिटिव पार्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली कहीं भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ये पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज हमारे पास हो जाएगी। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, राइट। पर इस मॉडल के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक थे। वो ड्रॉबैक हमें कैसे पता लगे, जब इससे अच्छा मॉडल बाद में डिस्कवर हुआ, वो किसने बताया, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता लग गया कि पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, राइट। तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया इसका कि होल पॉजिटिव चार्ज does not distributed on या थ्रू आउट दी एटम। और सेकेंड चीज, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो दिए हैं वो रेंडमली यहाँ पे प्लेस्ड है। मतलब ये मॉडल जो है एक स्टैटिक मॉडल हो गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो नहीं किया गया, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर में हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास मॉडल हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस मॉडल is also known as plum pudding model और watermelon मॉडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब इसके हम ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं। इस मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या बेटा,
ये पहला ड्रॉबैक जो है इस मॉडल का वो ये है, दी होल पॉजिटिव चार्ज is not distributed throughout the atom, पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, पर इसने बोला था वो गलत हो गया। सेकेंड जो है, दिस मॉडल does not give स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ एटम, या उसको स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या है, एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज ए स्टैटिक मॉडल वेयर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन was not shown। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स आने के बाद इस मॉडल को है जो बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो नया मॉडल हम पढ़ते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो सारे जो मॉडल की जो डिस्कवरी हुई, जिससे अभी अपन जो पढ़ते हैं, वो है हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने एटॉमिक मॉडल्स बनाते गए, जो ड्रॉबैक्स थे वो अगले वाले ने उसको रिकवर किया, और नए कुछ ड्रॉबैक्स उसके अंदर आए तो अगले वाले ने उसको सॉर्ट आउट किया। धीरे धीरे करके हमारे पास जो है, अभी हम बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल जो वो बना। सेकेंड है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, या उसको हम बोल सकते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो रदरफोर्ड ने सिंपली क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक गोल्ड फॉइल ली, बहुत थिन गोल्ड फॉइल, अराउंड 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर थिकनेस की उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड ही क्यों यूज किया, बिकॉज गोल्ड जो है एक मेलेबल एटम है, तो उसको पकाने से बहुत पतली शीट्स बन सकती है। इसकी थिकनेस अराउंड 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो इतना कम थिकनेस वाला उन्होंने जो है गोल्ड की फॉइल ली, उसके ऊपर उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करा। राइट, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बार अपन लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। ये उन्होंने क्या किया है, ऑन थिन गोल्ड फॉइल अराउंड कितना था, 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस, on thin gold foil fast moving alpha particles were bombarded राइट। तो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल सोर्स हो गया है। ये जो अल्फा पार्टिकल निकले थे, वो किससे निकले थे, रेडियम से। ठीक है, ये हो गया अल्फा पार्टिकल सोर्स। ठीक है, और उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्राइक करा। ठीक है, अब ये अगर अल्फा पार्टिकल जो है वो आंखों से तो अपन देख नहीं सकते, इट मींस अगर कोई भी पार्टिकल इस थिन गोल्ड फॉइल से टकरा के अगर बाहर निकलेगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, इसको पार करके निकल जाएगा, तो कहाँ पे हमें पता लगेगा। तो उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन से कवर कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ZnS, जिंक सल्फाइड, जो अपन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देखा था, राइट, उन्होंने इसको किससे कवर कर दिया, ZnS, जिंक सल्फाइड। येलो कलर की स्क्रीन होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन से इसको कवर कर दिया है।
ये हमारे पास क्या हो गई, थिन गोल्ड फॉइल है, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, अब देखो इसको यहाँ पे एक लिड बोल सकते हैं अपन, इसका मतलब है कि जितनी भी लाइन है वो क्या है, सिंगल लाइन की तुम पास करें, ठीक है। तो जैसे गोल्ड फॉइल जो है यहाँ पे, सॉरी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा रहे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम पार्टिकल तो है वो बिना डिफ्लेक्शन के क्या हो गए, पास कर रहे, ठीक है। कुछ पार्टिकल जो है वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, एंड 1/20,000 पार्टिकल जो है वो वापस से उसी डायरेक्शन में चला गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसका डिफ्लेक्शन जो है वो कितना हुआ, 180 डिग्री, 180 डिग्री के डिफ्लेक्शन से वो पार्टिकल वापस आ गए। हम आगे कैलकुलेट करने का तरीका भी देखेंगे, इस पर्टिकुलर एंगल पे कितने पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अब पहली चीज देखिए बेटा, अल्फा पार्टिकल ये होता है, पहले भी बताया मैंने, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर यहाँ जाके पार्टिकल या इस गोल्ड फॉइल से आने के बाद अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास अगर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो वो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। और एक और चीज में बात करूं तो पूरा एटम अगर मान लो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अगर पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता और ये जो पार्टिकल हमने डाला इसका भी चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कभी भी पार नहीं कर सकता था, बिकॉज पॉजिटिव और पॉजिटिव पास करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इट मीन ये बाहर साइड में जहां से पार्टिकल, ये पार्टिकल बाहर निकल गए, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं था, बहुत स्मॉल रीजन में कंसेंट्रेटेड था। दैट्स वाई पार्टिकल जो है मैक्सिमम बाहर निकले, कुछ ही पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पे ये थॉमसन मॉडल को फेल कर देता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ वो सब अपन लिख लेते हैं। चलिए देखिए ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल were passed through foil without any deflection, राइट, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन अगर पास हुए हैं, इसका मतलब हमें समझ में आया है कि पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बहुत सारे स्पेस जो रहेगा उसका क्या रहेगा, खाली रहने वाला। few particles got deflected by small angle, से कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, एंड थर्ड वेरी फ्यू पार्टिकल, क्या बोल सकते हैं, दैट इज 1/20,000 got deflected by 180 degree or came back, वापस से आ गया, या उसका डिफ्लेक्शन जो है वो कितना हुआ है, 180 डिग्री उसका डिफ्लेक्शन हुआ है। ये सारे चीजें उसने ऑब्जर्व करी। अब इन चीजों से हम उसने क्या कंक्लूड किया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इससे कंक्लूजन ये निकला है कि मैक्सिमम पार्टिकल पास कर गए, इसका मतलब एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या रहा होगा, एम्प्टी। तो हम बोल सकते हैं, देखो पहला कंक्लूजन है मैक्सिमम पार्टिकल passed through foil without deflection means maximum space inside an atom is empty। एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली रहा होगा,
पूरा का पूरा पॉजिटिव, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो हीलियम जो हम डाल रहे हैं उसका भी चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव, डबली चार्ज हीलियम, राइट। और यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी जाके एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ अगर नेगेटिव होता तो इसको अट्रैक्ट कर लेता, अगर यहाँ पे जीरो होता तो ये पार, सारे के सारे पार्टिकल इससे पार कर जाते। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज तो है और वो बहुत कम रीजन पे है। उसने बोला है फॉर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज concentrated at very small region called nucleus. And size of nucleus is very small compared to atom. एटम की कंपैरिजन में न्यूक्लियस की जो साइज है बहुत कम है, मैक्सिमम स्पेस एटम के अंदर क्या है बेटा, एम्प्टी होने वाला है, राइट। नेक्स्ट जो चीजें हैं उसके अंदर कि साइज या वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो बहुत कम है, फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज है, द नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने एंगल से कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा आर, देखिए म्यू इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, वो होंगे 1 साइन की पावर 4 या थीटा बाय 2 या साइन थीटा बाय 2 की होल पावर 4, साइन थीटा बाय 2 की पावर 4, यहाँ पे थीटा एंगल है एंड म्यू इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, कितने पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं वो हमारे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं, मान लो अगर थीटा जो है वो कितना रहा होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री रहा तो कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए बेटा, 1/90/2 45, एंड साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री की पावर 4 और साइन 45 होता है 1/√2 का होल पावर 4, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 का पावर सॉरी 1/2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब 4 पार्टिकल हैं जो 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए होंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 180 डिग्री, तो अभी हमने देखा 180 डिग्री से कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे थे, एक, देखिए म्यू इज इक्वल टू 1/180/2 मतलब कितना हो जाएगा साइन 90, देखिए साइन 90 डिग्री कितना हो जाता है बेटा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, तो हमें पता लगे 180 डिग्री से कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं 1, 90 डिग्री से कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं 4। इसका मतलब स्मॉल एंगल वाले पार्टिकल जो ज्यादा हैं और लार्ज एंगल वाले पार्टिकल जो है डिफ्लेक्शन उनका कम होने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास जो है उसके कुछ कंक्लूजन हो गए, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं जो न्यूक्लियस है उसके बारे में, कि न्यूक्लियस की रेडियस क्या है, न्यूक्लियस का साइज या उसका वॉल्यूम जो है एटम के कंपैरिजन में कितना है। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के अंदर पहली चीज साइज एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is very small compared to atom। देखिए बेटा एटम का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट 10 to the power -8 का होता है और इसकी जो रेडियस रहेगी वो 10 to the power -13 की रहेगी, जो अपन आगे लिखने वाले हैं। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर निकालना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज बार बार होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर रेडियस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है that is 1.33 into 10 to the power -13 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर।
अब इसमें कहीं फर्मी मीटर लिखा है किसी क्वेश्चन में, तो याद रखना बेटा 1 FM 1 फर्मी मीटर 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे ए जो है इज द मास नंबर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे मास नंबर, तो ये आर है, दैट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की रेडियस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करें सपोज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका मतलब रेडियस जो रहेगी वो कितनी होगी 1.33 × 10 टू द पावर -13, ठीक है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस होने वाला है उसकी जो रेडियस रहेगी उसका ऑर्डर कितना होगा 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, एंड जो एटम होता है उसकी साइज होती है अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होती है। इट मींस अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, वो अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, एटम की रेडियस है अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -8 और ये होता है 10 टू द पावर -13, इट मींस 10 टू द पावर 5 का मतलब हो गया कि रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स होती है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, ठीक है। ये रिलेशन हमें याद रखना है। एक और चीज, अगर रेडियस का रेशियो ये है तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है एटम का 4/3 πr³ स्क्वायर होता है, r³ अगर कर देंगे तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एटम वो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब 10 टू द पावर 15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10 टू द पावर 15 टाइम्स बड़ा होता है हमारे पास एटम, ठीक है। ये सारी चीजें अपन याद रखने वाले हैं, ठीक है। ये रेडियस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डिफ्लेक्ट होंगे वो हम याद रखेंगे, ये रिलेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रदरफोर्ड मॉडल है इसके अंदर देखिए इंपॉर्टेंट चीजें तो क्या है, इसने थॉमसन को फेल किया, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को, और बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है और पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्मॉल रीजन पे कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स, तो रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स है। देखो पहला ड्रॉबैक ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, देखो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलता है कि अगर कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास कंटिन्यूअसली चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये कंक्लूजन उसका ये भी था कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के आसपास अगर वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, और धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो वो जो ऑर्बिट जितना वो कवर कर रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक टाइम के बाद वो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। मतलब हम बात करें कि धीरे 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 इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक टाइम के बाद चला जाएगा न्यूक्लियस से, बाय कंप्लीटिंग दी स्पाइरल मोशन। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में चला जाएगा इसका मतलब एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली बाहर चक्कर नहीं लगाते या वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करते होंगे, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। दैट इज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रॉन should also release its energy continuously and falls into nucleus, ठीक है, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज हम बात करें, एक और चीज है, एक होते स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो बेसिकली हम बात करेंगे, लाइट अगर प्रिज्म से पास करती है तो बाहर जो पैटर्न बनता है दैट विल बी स्पेक्ट्रम। अगर आप कंटिन्यूअस लाइट पास करोगे प्रिज्म से तो स्पेक्ट्रम जो बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज होगी तो अगर इस एनर्जी को मैं प्रिज्म से पास कर दूं तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, राइट। लेकिन एक्चुअली बाद में जाके अपन पढ़ेंगे बोर मॉडल के बाद कि वहां पे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है
वो है कंटिन्यूस ना होके डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो अगर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो यहाँ से जो एनर्जी जा रही होगी वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। तो थोड़ी सी एनर्जी गई, फिर थोड़ी एनर्जी गई, ऐसे डिसकंटिन्यूस अगर एनर्जी होगी तो स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। पर इसके हिसाब से अगर एनर्जी कंटिन्यूसली जाती तो स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूस। इसका मतलब ये भी हमारे पास गलत हो गया। तो हम बोल सकते हैं it does not explain the spectrum of electron। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी है उसके स्पेक्ट्रम को एक रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, क्योंकि ये बता रहा है कंटिन्यूस होना चाहिए और होता क्या है एक्चुअली में डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक है। चलिए कुछ एक दो एग्जांपल हम करते हैं, जैसे कि फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 27। चलिए मास नंबर 27 दिया है। देखो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 ए की पावर 1/3। अच्छा 1.33 को अपन 4/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे सॉल्व करने में आसान रहेगी। 10 टू द पावर -13, यहाँ पे 27 की पावर 1/3। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, तो 4/3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -13, दैट इज 4 into 10 to the power -13 centimeter is the radius of nucleus of aluminium, या इसका मास नंबर 27। सिमिलरली अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर अपने को पता है, 4/3 और पाई पता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे अब। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज कि कोई भी एटम हो, हर एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो न्यूक्लियस की डेंसिटी चाहे कोई भी एटम हो सभी की सेम रहती है, बिकॉज वो मास नंबर पर डिपेंड करती नहीं। ठीक है, याद रखेंगे पहली इंपॉर्टेंट चीज डेंसिटी, या पहले अपन डिराइव कर लेते हैं। देखो डेंसिटी क्या होगा बेटा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे कोई भी एटम के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का मास कितना है, ए मास नंबर के बराबर, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वॉल्यूम कितना होगा न्यूक्लियस का, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए तो अभी हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला देखा 4/3 पाई, दैट इज 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 ए की पावर 1/3, और ये आर क्यूब है तो इसका होल क्यूब हो। देखिए आर क्यूब, ये क्यूब से ये 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर ए, नीचे आ जाएगा देखो 4/3 इंटू पाई इंटू 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 का क्यूब इंटू ए। इससे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सारी चीजें क्या बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब चाहे कोई भी एटम का न्यूक्लियस हो उसकी डेंसिटी इतनी ही आने वाली है। तो वो कितनी हो जाएगी, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू, एटम ऊपर चला जाएगा 3/4 पाई 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 का क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है जो क्या है, कांस्टेंट। हम याद रखेंगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स will be same और it does not depend on mass number। तो सभी के न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट क्लास में जो है अब हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग दी बोर एटॉमिक मॉडल, या उससे पहले हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, थैंक यू।